आप सबको मेरा नमस्कार। आज हमारी जो चर्चा का केंद्र विषय है, केंद्र बिंदु है, वो है जीएसटी ऑन इंटरमीडियरी सर्विस। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट वर्ड्स हैं। पता ही नहीं लग पाता कि जो है वो इंटरमीडियरी सर्विस है, जो है वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी, वो टैक्सेबल होगी। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है इंटरमीडियरी। यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं तो थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करें तो इंटरमीडियरी यानी कि जो व्यक्ति सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो उसकी अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सिर्फ एक से जो है माल एक जो माल देने वाला है, जो माल लेने वाला है, उन दोनों को मिलवाता है। यानी कि जो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या अरेंज करता है और उसके बदले वो कमीशन लेता है, तो दैट इज इंटरमीडियरी सर्विस। जो सेक्शन 213 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट है, उसमें जो डेफिनेशन है वो कहता है उसको आप एजेंट कहें, ब्रोकर कहें, या किसी और नाम से कहें, कुछ भी कहें, या प्योर एजेंट कहें, वो जो फैसिलिटेट करवाए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस को या अरेंज करवाए, वो जो है इंटरमीडिएटरी सर्विस कहलाई जाएगी। अब इसके जो है वो तीन असेंशियल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या तीन पार्टीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक वो जो कमीशन एजेंट है खुद, दूसरा जो प्रिंसिपल जिसके बिहाफ पे सर्विस या गुड्स जो है वो सप्लाई किए जाए, तीसरा जो पर्सन एक्चुअली रिसीव कर रहा है। लेकिन इसमें किसी भी तरह से जो कमीशन एजेंट है वो अपने अकाउंट से कुछ नहीं कर सकता। जितना माल आया है उतना ही उसको आगे देना पड़ेगा। मान लिया 100 पीसी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 90 आगे भेज दे और 10 अपने पास रख ले ना। 100 आए हैं, 10 मिला के अपने पास से दे दे, वो भी नहीं हो सकता। जैसा आ रहा है उसको वैसा ही देना है। उसकी किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसके जो है ट्रांजेक्शन के नेचर में चेंज नहीं कर सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता। उसको सिर्फ सिंपली जो है फैसिलिटेट करना है जो सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसमें जो है वो दो सप्लाई होनी चाहिए, एक जो कमीशन एजेंट है और जिसको फैसिलिटेट कर रहा है वो, और दूसरा जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी है वो। और इसमें फिर जो मैंने अभी कही कि वो नेचर जो है वो सप्लाई का चेंज नहीं कर सकता, वो किसी तरह से नेचर चेंज नहीं कर सकता जिसके बिहाफ पे भी वो इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है। अब इसको समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसकी टैक्सेबिलिटी पे सवाल आता है। इसमें सवाल तब नहीं उठता जब वो दो पार्टियां विद इन इंडिया की है, तो कोई इशू नहीं है, टैक्सेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि एक जो रिसिपिएंट है या जो सप्लायर है ही सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया और उसको सर्विस दी जा रही है, तो उस सूरत में क्या होगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि यदि हम 2(6) को देखें, एक बार देख ही लेते हैं, 2(6) को देखें तो उसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है उसकी डेफिनेशन दी गई है। उसमें 5 कंडीशंस हैं। 5वीं कंडीशन हम अभी छोड़ देते हैं, 4 कंडीशन लेते हैं। पहले, सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, वो है क्योंकि जो कमीशन दे रहा है वो लोकेटेड इन इंडिया है। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया, ठीक है जी, वो बाहर से ऑर्डर जो है प्लेस कर रहा है। तीसरा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो सर्विस बाहर जा रही है तो इट इज आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, निश्चित रूप से इसको हम अभी देखेंगे। Fourth thing, the payment of such service has been received by supplier of service in convertible foreign exchange, और वो भी उसको आ रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें से 4 में से 3 कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हैं। जो एक कंडीशन है सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, इसको हम देखते हैं। और कौन सा सेक्शन डील करता है? इसको डील करता है सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या कहता है? यदि हम 13(2) को पढ़ें, वो कहते हैं जी 13(2) के अलावा 3 से लेकर 13 तक जो भी सर्विस दी गई है, तो हमने उसमें बताया है कि इस सूरत में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने इंटीमेडियरी सर्विस के केस में उन्होंने बताया कि उसमें जो है सप्लायर जहां लोकेट करता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो एक कंडीशन है प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज नॉट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज लोकेटेड विद इन इंडिया, और उस पर जो है वो टैक्स C+S लगेगा। इसलिए जो है इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
इसमें अगली चीज आती है सपोर्ट सर्विस। अब जिसमें तो फैसिलिटेट कर रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और ये अरेंज कर रहा है, लेकिन सपोर्ट सर्विस क्या है? सपोर्ट सर्विस का मतलब जो इसके अलावा वो सर्विस दे रहा है। मान लिया प्री सेल एक्टिविटीज ऑफ नेचर ऑफ रिकमेंडिंग सुटेबल सप्लायर, इस तरह का काम कर रहा है। मेंटेन सप्लायर लिस्ट कर रहा है, पोस्ट ऑर्डर एक्टिविटीज कर रहा है सच एज सप्लायर ऑर्डर स्टेटस, गाइडेंस टू मैन्युफैक्चरर ऑन ट्रेंड्स, डेवलपमेंट, कम्युनिकेट डिविजन, इनइक्वालिटी, डिलीवरी शेड्यूल्स, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस केस को सपोर्ट सर्विस। तो इस तरह की जो सर्विस है दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विस। तो ये सपोर्ट सर्विस हमने क्यों इंटरमीडिएरी सर्विस से अलग करी? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सब क्लोज 8 में स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन जहां तक सपोर्ट सर्विस की बात है, जो सपोर्ट सर्विस है इसका सेक्शन जो 3 से लेकर 13 तक वहां पर कहीं भी जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन नहीं किया, स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया। तो इस पे जनरल रूल एप्लीकेबल होगा, और जनरल रूल है सेक्शन 13(2), और वो कहता है कि इसमें जो रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है वो जो है उसका जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका मतलब है कि यदि स्पोर्ट सर्विस है, कोई स्पोर्ट सर्विस दे रहा है, देन इट इज एक्सपोर्ट सप्लाई अंडर द IGST, और हम सब जानते हैं उसको LUT पे भेज के जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो आपने इनपुट दिया निश्चित रूप से उसका जो है इनपुट आपको वापसी मिल जाएगा। तो इसलिए स्पोर्ट सर्विस और इंटरमीडिएरी सर्विस, इन दोनों का डिफरेंस जानना आवश्यक है। अब उसके बाद मान लिया दोनों इकट्ठे दोनों एक ही एग्रीमेंट में है, सपोर्ट सर्विस भी और इंटरमीडिएरी सर्विस। तो जो कंपोजिट सप्लाई है हमारे जो GST एक्ट के तहत, तो वो जो है कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी किसकी? इंटरमीडिएरी सर्विस की, और वो टैक्सेबल मानी जाएगी, CGST प्लस SGST। दूसरा मान लिया सेपरेट दोनों के एग्रीमेंट है स्पोर्ट सर्विस के और इंटरमीडिएरी सर्विस के, तो इंटरमीडिएरी सर्विस जो है वो टैक्सेबल रहेगी और सपोर्ट सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट सर्विस रहेगी सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। और वो कंडीशन हमने अभी डिस्कस करी थी, वो 4 कंडीशन है। इसमें एक 5वीं कंडीशन और जोड़ी गई, वो 1/2/2009 से जोड़ी गई, और उसमें ये कहा गया कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है जो एस्टेब्लिश करता है विद इन इंडिया, यदि वो दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आउटसाइड इंडिया है और उसको कोई इंटरमीडिएरी सर्विस दे रहा है, तो वो जो है एग्जम्प्ट मानी जाएगी। और ऐसा एक्सप्लेनेशन 1 जो है इसको डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन बट distinct legal entities in accordance with the explanation 1 in section 8 of IGST Act। तो IGST Act का क्या कहता है? वो ये कहता है where a person has an establishment in India and any other establishment outside India, यानी कि वही जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली बात है वही सेम जो है, एक इंडिया में है एक आउटसाइड इंडिया है, so such establishment would be treated as establishment of distinct person। अब एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 15 डेटेड 27/7/2018, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 में एक एंट्री ऐड की गई 10F, और उसके तहत एग्जम्पशन जो है वो दी गई। उसमें जो है वो 13 के तहत प्लेस जो है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द जो रिसिपिएंट है दैट इज आउटसाइड इंडिया वो है। और दूसरा जो भी आर्टिफिशियल ITC है, यदि वो गुड्स भेज रहा है तो गुड्स के केस में, और वो सर्विस दे रहा है तो सर्विस के केस में, जो भी उसकी ITC है जो वो सर्विस दे रहा है एज ए इंटरमीडिएटरी सर्विस प्रोवाइडर, तो जो भी ITC है वो जो है जितना भी वो एग्जम्प्ट रहेगी उसको वो रिवर्स करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है अब एक इशू आता है, और ये इशू रहा कि भाई मान लिया जो प्योर एजेंट है वो इंडिया में सिचुएट करता है, अब वो अपने एक फॉरेन बायर के लिए, फॉरेन प्रिंसिपल सप्लायर के लिए प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढता है, वो भी फॉरेन में। फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है वो जर्मनी का है और बायर जो है वो जापान का है, और वो फैसिलिटेट करता है, उसका कमीशन लेता है। तो ये हम सेक्शन 13(8)B देखें तो निश्चित रूप से ये टैक्सेबल बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था, तो एक जो है वो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 IT रेट में 30/9/2019 की जो अप्लीकेबल हुआ 1/10/2019 से, उसमें 12AA एक एंट्री इंसर्ट की गई, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, और उसमें कहा गया कि टैक्सेबिलिटी इज एग्जम्प्ट, लेकिन
फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो है वो रखने पड़ेंगे 5 साल के लिए। किसको? कमीशन एजेंट को या प्योर एजेंट को। एक, कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग रखनी पड़ेगी। दूसरा, कॉपी ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर एंड बायर रखना पड़ेगा। तीसरा, कॉपी ऑफ इशू ऑफ ए डेबिट नोट रखना पड़ेगा, जो वो करेगा, इशू करेगा, जो प्योर एजेंट इशू करेगा। चौथा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो रिसीवर है उससे कि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट करता है। पांचवा, एक डिक्लेरेशन जो है वो प्योर एजेंट को देनी पड़ेगी कि ये दोनों जो है, जो सप्लायर और रिसिपिएंट, ये आउटसाइड इंडिया जो है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो ये 5 चीजें। उसके बाद कुछ रूलिंग आई, मैं ज्यादा उस रूलिंग में नहीं जा रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो इसमें यह था कि जो कमीशन एजेंट था उसने बायर और सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में नेगोशिएशन की, लेकिन फाइनली वो बीच से हट गया और वो आपस में जो है डायरेक्टली डील करते रहे। लेकिन उसकी जो भी उसने वो किया उसके बदले उसको कमीशन मिला। तो इसमें कहा कि ये इंटरमीडिएटरी सर्विस मानी जाएगी, किया गया यस, इट इज इंटरमीडिएटरी। दूसरा, बैक ऑफिस सपोर्ट सर्विस थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि एडवांस रूलिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा रिवेन्यू के फेवर में आते हैं। तो उस सर्विस को भी जो है वो इंटरमीडिएटरी सर्विस जो है वो हेल्ड किया गया और टैक्सेबल कहा गया। तीसरा, इसमें मार्केट 2 इशू थे, एक मार्केटिंग प्रीसेल टेक्निकल सपोर्ट सर्विस थी और दूसरा पोस्ट सेल टेक्निकल सर्विस थी। तो जो पहले वाली टेक्निकल सर्विस थी प्रीसेल को, तो उसमें एप्लीकेंट अंडरटेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट, presentation, demonstration, explore business opportunity. Once the order is placed, applicant used to coordinate with the customer, help in follow up for the collection of invoice value from the customer in India. Applicant receives consideration fixed as a percentage sale of other value. तो इसको हेल्ड किया गया इंटरमीडिएटरी सर्विस। हालांकि इसमें आप देखें उसने कहीं भी फैसिलिटेट नहीं करा सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस को, या अरेंज नहीं करा, वो सिर्फ एक दूसरी टाइप की सर्विस दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको इंटरमीडिएटरी सर्विस जो है वो डिक्लेयर किया गया। और पोस्ट सेल को जो है उसमें जैसे उसको क्या क्या करना था, ईमेल, टेलीफोन, वेब एक्सेट्रा टू द कस्टमर ऑफ पेरेंट कंपनी एंड इन रिटर्न पेरेंट कंपनी टू पे कंसिडरेशन फॉर द सेम। तो इसको सपोर्ट सर्विस माना गया और हमने जान लिया क्यों एक सर्विस इंटरमीडिएटरी और सपोर्ट सर्विस जो है इनको डिफरेंशिएट करना आवश्यक है। उसके बाद एनएससी ग्लोबल का है, तो एनएससी इसमें जो है वो एनएससी इज सप्लायर ऑफ मैन पावर सर्विस टू द हाईली टेक्निकल इंडस्ट्री सच एज ऑयल एंड गैस, पावर एक्सेट्रा। एनएससी इंडिया एंड एनईएस अबू धाबी, तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटी थी, प्रपोज टू एंटर इनटू द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट थ्रू विच एनएससी इंडिया विल प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन बिजनेस कैरिड आउट ऑन बाई एनईएस दुबई। तो इसको जो है वो सपोर्ट सर्विस माना गया और इसको एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई जो है ट्रीट किया गया। इसके बाद जो इंटरमीडिएटरी सर्विस है, तो इसमें जो है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। जो भी प्योर एजेंट है, चाहे वो इंडिया में सिचुएट करता है, चाहे वो इंडिया के सप्लायर एंड रिसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, या आउटसाइड इंडिया कोई लोकेट कर रहा है रिसिपिएंट या सप्लायर उसको सर्विस दे रहा है, तो उस सूरत में जो भी खर्चे उसने उनके बिहाफ पे किए, उस जो भी काम वो कर रहा है उसमें उन खर्चों का होना जरूरी था। तो जो भी खर्चे हैं तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होंगे, अर्थात जो भी वो कमीशन ले रहा है उस कमीशन में वो ऐड नहीं होंगे, प्रोवाइडेड कि उसको इनवॉइस पर जो है वो खर्चे अलग से दिखाने पड़ेंगे कि हाँ मैंने ये खर्चे जो है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे जो है वो किए हैं, तो वो उसमें से रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसमें 3 कंडीशन है, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी ऑफ रिसिपिएंट, पेमेंट मेड सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, एंड थर्डली सप्लाई प्रोक्योर्ड बाय एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी, प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट इन एडिशन टू सर्विस ही सप्लाइड हिज ओन अकाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो किसी भी तरह से जो है उसको सेपरेटली दिखाने पड़ेंगे और वो सेपरेटली नहीं दिखाते तो निश्चित रूप से ये जो है, मान लिया अब किसी के साथ तय हुआ फॉर एग्जाम्पल कि वो जो है एक कोई भी काम दिया गया प्योर एजेंट का, उसको कहा गया भाई हम आपको 35,000 रुपए देंगे, खर्चे सब आपने करने, तो 35,000 टोटल कंसिडरेशन, उसमें कोई जो है अलग से
उसको वो नहीं बताया गया कि कितने खर्चे अलग से होने, तो उसमें जो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो 35,000 मानी जाएगी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यदि मान लिया उसकी जो कमीशन है वो तय हो 20,000, लेकिन उसके बावजूद उसके 15,000 रुपये और खर्चे हो जाए और वो बिल में इंडिकेट कर देता है कि भाई ये 15,000 रुपये थे और उसको अथोराइज भी कर रखा था कि ठीक है कोई खर्चे हो तो आप कर देना, तो वो जो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी उस सर्विस के लिए, कमीशन सर्विस के लिए, वो 20,000 रुपये मानी जाएगी और 15,000 रुपये जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कोई किसी के पास कंपनी फॉर्म करवाने के लिए आता है और उसकी फीस तय होती है 25,000। अब कंपनी के जो दूसरे खर्चे हैं जैसे कंपनी की फी, लीगल फी है या कोई और डॉक्यूमेंटेशन खर्चा है, वो मिला के 10,000 रुपये, तो इसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी वो 25,000 रुपये रहेगी, 10,000 रुपये उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन होती है ये होती है एज पर रूल 33 ऑफ जीएसटी रूल्स। उसके बाद जो है ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, उससे पहले हमने ये समझना जरूरी है कि प्योर एजेंट और एजेंट इन दोनों में क्या अंतर है। तो एजेंट जो है वो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 ऑफ द सीजीएसटी। तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा सा है, जैसे पहले हमारे एक्ट में होता था, डीवेट एक्ट में होता था, क्या होता था कि हमारे बिहाफ पे जो सेल करेगा आगे हम बिल उसके नाम से काटेंगे, लेकिन उसके आगे जो है वो सेल करेगा हमारे बिहाफ पे, तो वो एजेंट कहलाता था। ही इज नॉट प्योर एजेंट। तो एजेंट जो है वो पर्सन है जो अपने नाम से प्रोक्योर करेगा। मान लिया उसको 100 पैकेट जो है किसी गुड्स के दिए, अब हो सकता है वो 100 में से 100 ना दे, 90 दे दे, हो सकता है उसके पास पहले स्टॉक में हो वो 150 दे दे, तो निश्चित रूप से वो अपने नाम से प्रोक्योर करेगा गुड्स प्रिंसिपल से। हाँ उसके बिहाफ पे वो बेच रहा है नो डाउट, और उसके बिहाफ पे और जो माल वो बेच रहा है उसका कमीशन भी ले रहा है, लेकिन वो जो भी है वो अपने नाम से प्रोक्योर कर रहा है और फिर आगे जो रिसिपिएंट को दे रहा है वो भी अपने नाम से दे रहा है, तो वो जो है एजेंट माना जाएगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन द बिहाफ ऑफ अदर दैट इज से प्रिंसिपल ऑफ सच गुड्स सर्विस। एजेंट्स इंक्लूड ब्रोकर, कमीशन एजेंट एंड ऑक्शनर। और अब आप देखें कि शेड्यूल 1 में, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है और जो माल वो दे रहा है एजेंट को, तो वो उसके बिहाफ पे माल बेच रहा है, तो उसमें कंसिडरेशन तो कोई है नहीं। लेकिन जो शेड्यूल 1 है सेक्शन 7 का, वो ये कहता है कि इन अब्सेंस ऑफ द कंसिडरेशन दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई। तो ये इक्विवेलेंट टू डिस्टिंक्ट पर्सन है, और इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो होगी रूल 29 ऑफ जीएसटी रूल्स, तो उसमें होगी। अब जो सेक्शन 24 कह रहा है कि कोई भी एजेंट जो है द पर्सन हु मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स लाइक एजेंट, तो वो एजेंट जो है उसका, एजेंट का मतलब यहां प्योर एजेंट से नहीं है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, यहां पर इस एजेंट से है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, तो वो उस एजेंट की बात कर रहा है। तो इस एजेंट को जो है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो बिल्कुल भी ना ले। जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में यदि एक डिस्टिंक्ट पर्सन रजिस्टर्ड, एक पर्सन रजिस्टर्ड है, तो वो जो भी उसकी डिस्टिंक्ट एंटिटी होंगी उनका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ठीक इसी प्रकार जो प्रिंसिपल यदि रजिस्टर्ड है, वो कोई भी एजेंट अपॉइंट करता है तो उसके एजेंट के लिए भी कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन लेना, चाहे वो टैक्सेबल टर्नओवर उसकी एक्सीड करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो है वो हम, तो इसके बाद थोड़ा सा हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। तो कंक्लूजन है कि हमने शुरू से देखते हैं वर्क इसको कि हमने क्या क्या देखा कि इंटरमीडियरी सर्विस क्या है, दूसरा सपोर्ट सर्विस क्या है और डिफरेंस क्या है सपोर्ट सर्विस और इंटरमीडियरी सर्विस में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडियरी सर्विस का क्या रहेगा और सपोर्ट सर्विस का क्या रहेगा, ये हमने करा। सिंगल एग्रीमेंट हो यदि दोनों का, सपोर्ट सर्विस का और इंटरमीडियरी सर्विस का, तो उसमें जो है वो इंटरमीडियरी सर्विस का की कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। तो बेटर ये है कि सेपरेट एग्रीमेंट होने चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट सर्विस एंड इंटरमीडियरी सर्विस, और इन दोनों के सेपरेट एग्रीमेंट है तो इंटरमीडियरी सर्विस टैक्सेबल रहेगी और सपोर्ट सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट रहेगी। एक्सपोर्ट की हमने डेफिनेशन देख ली। उसके बाद एक एग्जम्पशन आई कि एक यदि डिस्टिंक्ट पर्सन इंडिया में सिचुएट करता है और उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया सिचुएट करती है, तो जो भी उसको वो इंटर
इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। एंट्री 10(5) जो इंसर्ट की गई वाइड नोटिफिकेशन नंबर 15। उसके बाद यदि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों आउटसाइड इंडिया है तो उसमें जो इंटरमीडियरी सर्विस दी जा रही है वो भी एग्जम्प्ट रहेगी, सब्जेक्ट टू द 5 डॉक्यूमेंट्स which the pure agent has to kept for 5 year। उसके बाद हमने रूलिंग करी, 4 रूलिंग की बात करी। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट हमने जानने की चेष्टा करी, विच इज गिवन एट इन द रूल 33। उसके बाद हमने एजेंट और प्योर एजेंट का डिफरेंस जाना, सेक्शन 2(5) में जो है उसकी डेफिनेशन देखी, और ये भी देखा जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24 वो जो है उसके लिए है जो एजेंट है, उसके लिए नहीं है जो प्योर एजेंट है। तो इस तरह से इसको कंक्लूड करें तो थिन लाइन है इंटरमीडियरी सर्विस की और इन बिटवीन स्पोर्ट सर्विस। इंटरमीडियरी सर्विस इज टैक्सेबल while sport service is export of service and exempt. A separate remuneration agreement could be set out for acting as an intermediary and separate for providing sport service, whereby intermediary for enabling the sale of goods supply of service is liable to GST. अब इसमें 4th थिंग है ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट इन डिटेल विद द सेग्रीगेशन ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरमीडियरी सर्विस एंड एनी अदर सपोर्ट सर्विस टू बी प्रोवाइडेड। तो ये सब जो था वो इंटरमीडियरी सर्विस का, मैं इसकी किसी भी तरह की लीगलिटी में नहीं जा रहा, मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं, तो वो जो इफ एंड बट्स हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम जो है वो डिस्कस किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक नए डिस्कशन के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।